ये लिव इन में जब कपल रह रहे हैं, किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ, कल के डेट में लड़की जाती है और कहती है कि हमारे साथ रेप किया है, लड़के के पास क्या अधिकार है? अगर लड़की ने 376 की झूठी एफआईआर करा दी तो जो विक्टिम है वो लड़का रहेगा, क्योंकि उसमें मिनिमम सजा ही 7 साल की है। मतलब लड़के को, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली लड़के को जेल जाना ही जाना है कि लिव इन में रहने वाले लड़कों को सावधानी बरतने की बहुत जरूरी है। लिव इन में क्यों, रिलेशनशिप में भी रहेंगे तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। क्या लड़की के पास ये अधिकार है कि लड़की ने बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन लड़की कहे कि अब शादी में नहीं करूंगी? लड़की के पास अधिकार है कि लड़की ने शादी की झांसा दिया और शादी नहीं कर रही है के ऊपर कोई सजा का प्रोविजन नहीं, कुछ नहीं हो सकता। लड़का ही जेल में जाएगा अगर वो झांसा देता है तो। झांसा देगा तो जेल जाएगा, और अगर नहीं देता और झूठी एफआईआर होगी तो भी जेल जाएगा। मेंटेनेंस के लिए जो महिलाएं होती है डिमांड करती हैं, और कोर्ट ने कहा कि आपको महीने का 20,000 रुपये देना होगा। पति के पास पैसे नहीं है, ऐसे केस में आदमी क्या करेगा? अगर कोई मजदूर आदमी है 15,000 रुपए कमाता है तो उसकी मेंटेनेंस 15,000 के हिसाब से ही डिसाइड होनी चाहिए। अगर पत्नी मारे पति को, पति के पास क्या ऑप्शन है, वो क्या करे? अगर पत्नी अपने पति पे हाथ उठाती है, अगर वो इतना मारती है जिसमें पति की जो जान है वो भी जा सकती है, उसने ईंट उठा के सर पे मार दी, तो उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस भी लग सकते हैं। पत्नी जो होती है अपने पति के खिलाफ धमकी देती है कि तुम्हारे खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे, पति काफी परेशान रहता है, तो ऐसे केस में पति क्या करे? देखिए, जो प्रीएम्प्टिवली लीगल एक्शन लेगा उसकी सुनवाई कोर्ट में होगी। अगर कोई लड़का लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है अपनी पहचान छुपाकर, और बाद में पता चलता है कि वो किसी और धर्म का लड़का निकला, उसके लिए लड़की क्या कर सकती है? देखिए, उसमें लड़की जो है वो पुलिस के पास जाके एफआईआर रजिस्टर करवा सकती है, तो उसमें मिनिमम पनिशमेंट ही 7 साल की है 376 में अगर एफआईआर होती है तो। आज हमारे साथ बातचीत के सेशन में विकास जी जुड़े हैं। विकास जी सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और इनके चंडीगढ़ और दिल्ली में लॉ फर्म है। लीगल चीज़ों पर बात करते हैं, जो आज के कानूनी दांव पेच है उन मुद्दों पर बात करते हैं, लोगों को सुझाव देते हैं और मसलों को सलटाते हैं। तो आज हम विकास जी से कुछ उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे जो आजकल ट्रेंडिंग है, और ट्रेंडिंग इसलिए है क्योंकि ये जो भी सारे मुद्दे हैं यंग जनरेशन से जुड़े हैं। विकास जी, बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी नमस्कार, और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। जो इस तरह की आजकल रिक्वायरमेंट है, हमारे यूथ को बहुत जरूरी है कि उनको लीगल अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए। बिल्कुल। आपका जो इनिशिएटिव है, आई रियली अप्रिशिएट दैट इनिशिएटिव, कि लोगों तक वो चीजें पहुंचाई जा सके। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। विकास जी, सबसे पहला सवाल उत्तराखंड से ही लेते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ। यूसीसी में मतलब एक नया चीज देखने को मिला लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, कि इसमें कानून बनाए गए कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे अगर आप लिव इन में रहते हैं तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पहला कानून है जो एक्चुअली लिव इन के बारे में इस तरह से कोई लेजिस्लेशन लेके आ रहा है। और अभी बिल है, पास नहीं हुआ है। पास हो जाएगा तो जो इसको लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड चीजें हैं उसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। वो उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के लिए भी मैंडेटरी होगा, जो लोग बाहर के हैं लेकिन उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनके लिए भी मैंडेटरी होगा कि उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है ना, मतलब मैं पर्सनली बताऊं तो दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। क्या होता है कि आप कुछ टाइम तक एक दूसरे के साथ हैं, इमोशनल कनेक्ट हो जाता है आप लोगों का। फिर दूसरी बात क्या है कि अगर आपके जो रिलेशनशिप है उसका एंड अगर वैसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते हैं, कुछ लोग शादी की तरफ सोचने लग जाते हैं, और हमारी तो सोसाइटी ऐसे कि बचपन से ग्रूमिंग होती है कि बड़े होंगे तो क्या करेंगे, शादी करेंगे। तो अगर लिव इन रिलेशनशिप का जो एंड है, अगर उसमें से किसी एक की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है और दूसरे की एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं है, और या फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट थिंग्स गो सार, और एक दूसरे के अगेंस्ट कई बार छीटाकशी होती है, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, सब चीजें चलती हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप पर्सनली देखा जाए तो ठीक है कि आप इमोशनली किसी एक के साथ कनेक्ट हो गए, फिर दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, तो जब आपकी एक्चुअल शादी हो गई किसी और के साथ, तो कई बार साइकोलॉजिकली कहते हैं कि उसको अपने हस्बैंड या स्पाउस के साथ इमोशनली कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑफ ऑल द प्रीवियस रिलेशनशिप्स। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% गलत है कि आप लिव इन में ना रहें, लेकिन क्योंकि दो कंसेंटिंग एडल्ट हैं, आप रह सकते हो। क्वेश्चन ये, अब जो इशू आता है वो इशू ये आता है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो और कल की डेट में आप दोनों के आपस में किसी की वजह से लड़ाई हो गई या आप दूसरे के साथ आपका ब्रेकअप हो गया, तब क्या किया जाए? तब होता है आपके ऊपर कई बार झूठे रेप के केसेस लगने शुरू हो जाते हैं। अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो और लड़का जो है वो चाहता है कि शादी करना, या फिर लड़की जो है अलग होना चाहती है और फिर उसके साथ फिजिकल वायलेंस होना शुरू हो जाता है, तो लिव इन रिलेशनशिप में आपको शादी वाला तो कोई राइट मिलता नहीं है।
हम्म। आप एक दूसरे की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते, हम्म। और प्रेजेंटली कोई मेंटेनेंस भी क्लेम नहीं की जा सकती। और हम्म। लिव इन रिलेशनशिप से जब आप बाहर निकलते हो और आपके अगेंस्ट अगर रेप जैसे कोई एलिगेशन लग गए, 376 के एलिगेशन लग गए, तो उसमें हम्म। मिनिमम पनिशमेंट 7 साल की है। तो उसको प्रूव करना, डिस्प्रूव करना लड़के के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एविडेंस एक्ट सेज कि अगर लड़की ने बोला कि मेरा कंसेंट नहीं था, तो कंसेंट नहीं था। अब हम्म। आपके लिए उल्टा पड़ जाता है उसको प्रूव करना कि कंसेंट था। हम्म। तो जिस तरह का यूसीसी पे जो अभी उत्तराखंड लेके आ रहा है, आई रियली अप्रिशिएट कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करवाते हो, हम्म। तो उसमें सबसे बड़ा लड़कों का फायदा होगा कि हम्म। कल की डेट में वो रेप जैसे एलिगेशन से बच सकेंगे, क्योंकि आपने अपना फॉर्मेट में, आप एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा जिसके अंदर आप डिक्लेरेशन दोगे, रजिस्ट्रार के पास जाओगे, उसको रजिस्टर करवाओगे, तो वहां लिखा जाएगा कि हम अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ हैं। हम्म। तो बाद में ये नहीं बोल सकता ना कि मेरा कंसेंट नहीं था, फॉल्स प्रॉमिस था मैरिज का। इसमें एक अब और लिव इन है बात में तो लिव इन में। कि इसमें जैसे कि माँ बाप का अप्रूवल कुछ चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, अभी तक तो जो मैंने यूसीसी का पढ़ा है उसके अंदर, उसमें अप्रूवल का कोई प्रोविजन नहीं है कि माँ बाप का अप्रूवल चाहिए। हम्म। क्योंकि सेक्शन 380, 388 वगैरह जो आपके प्रोविजंस हैं, हम्म। वो यूसीसी से रिलेटेड इन्होंने बिल में दे रखे हैं, लेकिन उसमें अभी तक ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि आप अगर मेजर हैं तो वैसे भी आपको किसी के साथ रहने के लिए, हम्म। शादी करने के लिए, जो आपकी अगर शादी की एज है, रजिस्टर करवाने के लिए आपको किसी के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हम्म। इसमें कुछ कॉन्स्ट्रेंट दिए हुए हैं कि कब रजिस्टर हो सकती है, कब नहीं हो सकती है, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं अलग से। हम्म। लेकिन जो कॉन्स्ट्रेंट है, जैसे इन्होंने बोला कि भाई अगर आप पहले से शादीशुदा है, तो शादीशुदा आदमी लिव इन में रजिस्टर नहीं करवा सकता। हम्म। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ तो अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं, अपने हस्बैंड को छोड़ देते हैं, और दूसरा फिर किसी और के साथ जाके कहते हैं कि मैं तो लिव इन में रहूंगा, तो वो रजिस्टर नहीं हुआ। उसका इन्होंने दे रखा है, अगर आप पहले से किसी और के साथ लिव इन में है और आपने उसको टर्मिनेट नहीं किया है रिलेशनशिप को, तो आप हम्म। लिव इन में नहीं आ सकते। लेकिन परमिशन की कोई इशू नहीं है इसमें अभी तक। तो इसमें लिव इन जब खत्म भी करना है तो कुछ ये भी करना है कि आज अब हम एक साथ नहीं है, कुछ ऐसा भी डिक्लेयर भी करना है इस कानून में? हाँ हाँ, उसमें टर्मिनेशन टर्मिनेशन भी करना पड़ेगा ना। अगर आप कोई भी अपना जो रिलेशनशिप है, अगर उस रिलेशनशिप में आप पहले एंट्री करते हो, आप रजिस्टर करवाते हो रजिस्ट्रार के पास, तो गवर्नमेंट को कैसे पता लगे कि लिव इन जो, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि लिव इन इज इक्वल टू मैरिज, ये हम्म। कोई बात नहीं है। हम्म। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो आपको रजिस्ट्रार के पास जाके टर्मिनेट तो करना ही पड़ेगा ना उसको। आप हम्म। ये नहीं बोल सकते ना कि भाई हमारा तो कंटिन्यू चल रहा है, अदरवाइज तो रिकॉर्ड में तो आपका लिव इन ही चलता रहेगा 10 साल तक। हम्म। तो आपने जैसे कहा कि ये लिव इन में जब कपल रह रहे हैं और किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ, कल के डेट में लड़की जाती है और कहती है कि हमारे साथ रेप किया है, तो ऐसे जी। केस में लड़का क्या, लड़के के साथ तो वो जेल जाएगा, लड़के के पास क्या अधिकार है कि वो प्रूफ करे कि देखिए हमारी सहमति थी और दोनों सहमति के साथ ही ये जो संबंध बने? तो लड़के के पास कोई कानून है कि जो अपने आप को वो प्रूफ कर सके कि मैं इनोसेंट हूँ? देखिए, हमारे लॉ में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही है कि अगर लड़की ने बोला कि हम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन था, और बाद में कहती है कि मेरा कंसेंट नहीं था। अब कंसेंट आपका थ्रेट से भी हो सकता है कि मेरे कंसेंट नहीं था, फोर्स था मेरे ऊपर, धमका रखा था, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, हम्म। तो सब चीजें होती हैं। तो उसको प्रूव करने के लिए हर केस को अलग तरीके से स्टडी करना पड़ता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। आप एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप मैसेज करते हो, फेसबुक पे मैसेज करते हो, या किसी सोशल मीडिया के अलावा जो आपकी डेटिंग साइट्स होती हैं उसकी हम्म। मैसेजिंग होती है, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग होती है, आप कहाँ साथ में गए, किस रूम में रुके, आपने दोनों ने आइडेंटिटी प्रूफ दिया नहीं दिया, रजिस्टर में किसके साइन थे। बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर बात की जाती है। तो कंसेंट को फिर क्रॉस एग्जामिनेशन और बाकी जो एविडेंस होते हैं उससे प्रूव किया जाता है। लेकिन एज पर स्पेसिफिकली कि कंसेंट था नहीं था, नहीं था का तो वो लड़की ने बोल दिया, उसके लिए तो स्पेसिफिक सेक्शन है। हम्म। कंसेंट था, इसके लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है। मतलब लड़के को, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली लड़के को जेल जाना ही जाना है? अगर लड़की ने 376 की झूठी एफआईआर करा दी, हम्म। झूठी एफआईआर में बात कर रहा हूं, तो जो विक्टिम है वो लड़का रहेगा, क्योंकि उसमें मिनिमम सजा ही 7 साल की है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास प्रूफ नहीं होते हैं, आपके हम्म। पास एसएमएस नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो। और कई बार जो झूठ है वो उसके बेसिस पे केस जो है वो डिसाइड हो जाता है, और हम्म। लड़का जेल में जाता है। बहुत सारे लड़के हैं जो जेल जाते हैं इस तरह की सिचुएशंस में। आ, और खुद सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। लड़कों को, मतलब कि लिव इन में रहने वाले लड़कों को सावधानी बरतने की बहुत जरूरी है। लिव इन में क्यों, रिलेशनशिप में भी रहेंगे तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आप रिलेशनशिप में हो आज की डेट में, अभी जैसे आपकी भारतीय न्याय संहिता आ रही है, उसमें एक सेक्शन है 69 जो कहता है कि अगर आप फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के बेस पे अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाते हो, तो उसमें भी 10 साल की जेल का प्रोविजन दे रखा है। लेकिन वो हम्म। सिर्फ लड़कों के अगेंस्ट है, लड़कियों के अगेंस्ट नहीं है। तो अच्छा, लड़की अगर फॉल्स प्रॉमिस करती है तो और उसके अगेंस्ट कोई सजा का प्रावधान ही नहीं है। वही वही मैं पूछ कर रहा था, जैसे कि एक है कि
अगर लड़के ने शादी की झांसा देकर मतलब कई दिनों तक साथ रहा और फिर आगे शादी नहीं किया उसने, तो लड़की के पास ये राइट्स है कि वो जाकर उसके खिलाफ केस कर सकती है। क्या लड़की के पास ये अच्छा। अधिकार है कि लड़की ने बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन लड़की कहेगी अब शादी में नहीं करूंगी, तो क्या लड़की के पास अधिकार है कि लड़की ने शादी की झांसा दिया है और शादी नहीं कर रही है? यही तो हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार। ये तो। अगर हम लड़का लड़का देखो, लड़की कहती है कि लड़के ने मुझे फॉल्स प्रॉमिस किया मैरिज का और उसके बाद हम शादी नहीं की इसने, तो हम्म, उसमें अब भारतीय न्याय संहिता आने के बाद सेक्शन 69 आ जाएगा। और अगर मान लीजिए अभी आईपीसी की बात करें तो 376 में एफआईआर रजिस्टर होती है। हम्म, लेकिन अगर लड़का बोलता है कि लड़की ने मुझे शादी का झांसा दिया था और उसके बाद ये मुकर गई है, उसके ऊपर कोई सजा का प्रोविजन नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अगर लड़की ने कोई पैसे ले रखे हैं तो आप उसके पैसे की रिकवरी फाइल कर सकते हो, छोटी मोटी चीजें हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं कि आप एफआईआर करवा सकते हो चीटिंग की या किसी और चीज की, कोई नहीं सुनता। तो सिर्फ मतलब कि लड़का ही जेल में जाएगा अगर वो झांसा देता है तो? झांसा देगा तो जेल जाएगा, और अगर नहीं देता और झूठी एफआईआर होगी तो भी जेल जाएगा। एंटिसिपेटरी बेल होती है लेकिन हर किसी की नहीं हो पाती है। ये तो लिव इन रिलेशनशिप पे हो गया। अब डाइवोर्स पे बात करते हैं देश में। मुझे जहां तक, जैसे मैं बहुत सारे खबरों में देखता हूँ कि डाइवोर्स के मामले बहुत बड़े हैं। ऐसा क्यों? मतलब कि देखिए दिखता है कि दो कुछ कई तलाक हो रहे हैं, क्यों ऐसा? देखो इसके तीन चार रीजन हैं। पहला रीजन तो ये है कि जब कोई शादी होती है, चाहे आपकी लव मैरिज हो या फिर आपकी अरेंज मैरिज हो, एक दिन में कोई किसी की फैमिली में सेट नहीं होता है, हम्म, कभी भी। और हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस लेवल भी अलग अलग तरह का है, एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग अलग तरह की है। हम्म, हम पुराने सीरियल्स देखते आ रहे हैं, पुरानी चीज देखते आ रहे हैं दादा परदादा के टाइम से, हर यहाँ हर 20 साल में सोसाइटी चेंज हो रही है। तो एक तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ओवर होती हैं, उसमें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, इतनी पेशेंस नहीं है आजकल लोगों में कि वो उतने 2 या 3 4 साल बाद तक जो है, या 5 10 साल तक आप उसको कंटिन्यू कर सकें कि जब मैंने या तो डिसाइड नहीं, आप या तो पहले डिसाइड कीजिए शादी नहीं करनी, वी आर हैप्पी। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हो कि शादी करनी है, तो ऐसा नहीं है कि आपने भाई बोला कि मैं तो क्रिकेट का मैच खेलने चला गया था, आधे घंटे में मुझे गर्मी लगने लगी तो मैं वापस आ गया, मुझे मजा नहीं आया। इट इज नॉट अ स्मॉल डिसीजन। क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम सिर्फ हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे यहाँ हिंदी में, मतलब बेसिकली संस्कृत के अंदर, डाइवोर्स का कोई शब्द नहीं है। क्योंकि हम्म, हमारे यहाँ विवाह संस्कार होता है। कोई ऐसा नहीं था कि पहले कि आप अलग छोड़ के ब्याह शादी कर ली तो आपका जो है संधि हम्म, विच्छेद काइंड ऑफ थिंग हो जाएगी, तो वो नहीं होता है। तो डाइवोर्स, दूसरा तीसरा रीजन क्या है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आज की तारीख में। हम्म, हर आदमी, लड़का लड़की सब कमाते हैं, तो हम्म, सबको उतनी रिस्पेक्ट, उतनी एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे ऐसा मिलेगा। कई हम्म, बार नहीं मिलता है, क्योंकि सोसाइटल प्रेशर होता है, सब चीजें होती हैं। कई बार लोग कई बार परिवार के जो प्रेशर होता है उसमें शादी कर लेते हैं। तो हम्म, आपका मन नहीं कर रहा, आपका टाइम नहीं, आप किसी और से शादी करना चाहते थे, नहीं हो पाई, तो वो रीजन भी होता है। तो अलग अलग रीजन है। और दूसरा क्या है कि एक्सेसिबिलिटी भी बहुत ईजी है आज की तारीख में। आप सोशल मीडिया पे देखें, हर दूसरा आदमी डाइवोर्स के बारे में बात कर रहा है। उनको लगता है कि मैं जिस जगह में रह रहा हूँ यही नर्क है, इससे बाहर निकलने का हम्म, यही आसान तरीका है। लेकिन इसकी कोई गारंटी थोड़ा ना कि आपने डाइवोर्स ले लिया तो दूसरा जो आपको हस्बैंड मिलेगा वो पहले से अच्छा होगा। और हम्म, इस बात की लड़कों के लिए क्या गारंटी है कि दूसरी वाइफ, अगर दूसरी शादी करते हो, दूसरी वाइफ होगी पहले से बुरी नहीं होगी। हम्म, तो ये चीजें हैं, लेकिन फैमिली टू फैमिली, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है सब चीजें। एग्जैक्ट रीजन तो देखो स्टेटिस्टिक्स से बता सकते हैं। मुझे तो जो प्रैक्टिकली देखने को मिलता है, तो जर्नली क्या कहते हैं, हमारे जो टेम्परामेंटल डिफरेंसेस हैं हम्म, उसकी वजह से हो रहा है। हम दोनों की सोच नहीं मेल खा रही है, उसकी वजह से होता है। कुछ हेरेसमेंट होता है, कुछ बदतमीजी होती है, क्रुएलिटी होती है, वो रीजन भी है। लेकिन उसके साथ में जो आपका कोर्ट है, जो फैमिली कोर्ट है, उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी है। हम्म। जब तलाक की बात हो रही है तो बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि पत्नी तलाक चाहती है, पति बोल रहा है तलाक मैं नहीं दूंगा, तो ऐसे केस में पत्नी क्या करे? पत्नी के पास क्या ऑप्शन है कि मुझे तलाक चाहिए, पति बोल रहा है मैं तलाक नहीं दूंगा, फिर क्या करे पत्नी? देखिए हमारे कानून में दो काम नहीं हो सकते हैं। एक तो अगर दो कंसेंटिंग अडल्ट अगर साथ रहना चाहते हैं तो उनको अलग नहीं किया जा सकता, हाई कोर्ट से भी उनको जो प्रोटेक्शन है वो मिल सकती है, पुलिस प्रोटेक्शन मिल सकती है। और दो में से एक भी अगर अलग होना चाहे तो जबरदस्ती उसको दूसरे के साथ नहीं रखा जा सकता। हम्म, तो अगर पति कहता है कि मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा और वाइफ डाइवोर्स चाहती है, तो डाइवोर्स पिटीशन वो फाइल कर सकती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट। और हम्म, उसको केस जो है वो लड़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर वो केस लड़ेगी तो उसको डाइवोर्स नहीं मिलेगा, किसी के मना करने से डाइवोर्स नहीं रुकता है। बट
उसको डाइवोर्स लेने के लिए जो गलत तरीके इख्तियार किए जाते हैं, जैसे कि झूठे एलिगेशन लगाना, अपने ससुर के ऊपर एलिगेशन लगा देना, हम्म। पति के ऊपर गलत एलिगेशन लगाना, डाउरी के एलिगेशन लगाना, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन पत्नी डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। अगर सेम केस हो, अगर पति चाहता है और पत्नी नहीं देना चाहती हो तो? तो वो भी डाइवोर्स केस फाइल कर सकता है। वो भी। जरूरी नहीं है कि आप तो वो पत्नी, उसको केस लड़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए पति फाइल करता है डाइवोर्स केस हम्म। और पत्नी कहती है मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी, तो आप कोर्ट में अपना जो सेक्शन पिटीशन है वो फाइल कीजिए, कोर्ट नोटिस इशू करेगा, दूसरी पार्टी को बुलाएगा, जवाब मांगेगा, आप अपना केस प्रूव कीजिए। अब मान लीजिए आप बोलते हैं कि डिजर्शन है, तो आप प्रूव कीजिए कि 2 साल से मेरी पत्नी मुझसे मुझे छोड़ के चली गई है। अगर पत्नी क्रुएलिटी करती है, आपके साथ बदतमीजी करती है, आपके घर वालों के अगेंस्ट बिहेवियर ठीक नहीं है, गाली गलौज करती है, मारपीट करती है, पैसे की चोरी करती है, सामान फेंक देती है, लोगों के सामने आपके बारे में गलत बोलती है, रेपुटेशन खराब करती है, तो क्रुएलिटी मानी जाती है इन सब चीज। तो आप पिटीशन फाइल करें, अप्रूव करें और डिवोर्स की डिग्री ले सकते हो आप। कोई दिक्कत नहीं उस चीज के लिए। इसमें इसी मतलब कि इसी केस में मैं देखा गया है कि कई बार की जो मेंटेनेंस की बात आती है, और मेंटेनेंस के लिए जो महिलाएं होती है डिमांड करती हैं, लेकिन पति का जो जो भी इनकम है वो नहीं होता है, बहुत मजदूर ही मान लीजिए, मजदूर है पति, और कोर्ट ने कहा कि आपको महीने का 20,000 रुपये देना होगा, पति के पास पैसे नहीं है, ऐसे केस में आदमी क्या करेगा? देखिए, जहां आदमी, पहली बात तो ये ना कि जो मेंटेनेंस की लाइबिलिटी है हम्म। वो सेक्शन सीआरपीसी 125 में दे रखी है, डोमेस्टिक वायलेंस में दे रखी है, आपके जो पर्सनल लॉज है उसमें दे रखी है। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं हम्म। हिंदू मैरिज एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। तो इन सिचुएशंस में क्या होता है कि पत्नी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन पति अपनी वाइफ से मेंटेनेंस नहीं ले सकता। पहली बात तो ये। हम्म। दूसरी बात यह है कि अगर मेंटेनेंस क्लेम करती है तो दोनों की इनकम, दोनों का लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाता है। हम्म। जिस लिविंग स्टैंडर्ड में हस्बैंड रह रहा है उसी लिविंग स्टैंडर्ड में पत्नी को रहने का अधिकार है। अगर हम्म। कोई मजदूर आदमी है और वो मान लीजिए 15,000 रुपये कमाता है, तो उसकी मेंटेनेंस 15,000 के हिसाब से ही डिसाइड होनी चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं है कि वो 15,000 कमाता है और कोर्ट बोले कि नहीं तो 30,000 रुपये मेंटेनेंस दे दे। वो 30,000 रुपये मेंटेनेंस कभी दे नहीं सकता, क्योंकि उसने कभी कमाई नहीं है। हम्म। तो दोनों की इनकम देखी जाती है, दोनों के एफिडेविट फाइल होते हैं, जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो फाइल होती है। हम्म। आपका गरीबी रेखा का अगर कोई कार्ड है वो भी आप रिकॉर्ड पे लगा सकते हैं। तो अच्छा, ये समझ में नहीं आता कि मेंटेनेंस ऐसा कोई कानून क्यों, जब अलग ही होना है तो पति क्यों भरपाई करेगा? पहली बात तो ये है कि जब ये कानून आया था, आपको भी पता है कि हमारे यहाँ देश में महिलाओं की जो स्थिति थी पहले, वो हम्म। बहुत खराब थी। हम्म। 700-800 साल हमारे यहाँ पे जो मुगल शासन करके चले गए, उसके बाद अंग्रेज आए। उस टाइम पे महिलाएं जो थी उनको पढ़ाया नहीं जाता था। हम्म। पढ़ाते नहीं थे तो वो कमा नहीं सकती थी, इस तरह का रोजगार नहीं था। आज की डेट में तो एमएनसी में भी जॉब करती हैं, हम्म। हर कंपनी के अंदर महिलाएं काम करती हैं, तब नहीं होती थी कंपनी। हम्म। दूसरा, उसको अगर पढ़ाया नहीं गया तो उसको सिर्फ घर का काम करना होता था। हम्म। अगर वो सिर्फ घर का काम कर रही है, तो उस सिचुएशन में जो, अगर पति उसको पैसे नहीं देगा तो उसकी जरूरत कैसे पूरी होगी। और अगर वो डाइवोर्स हो जाता है, तो जो उसके पिता हैं और बाकी सब लोग हैं वो भी उसको मेंटेन नहीं करते थे। तो उस टाइम पे मेंटेनेंस का जब कानून आया था, तो दैट वाज बेनिफिशियल लेजिस्लेशन, कि हम्म। उन महिलाओं के लिए था जिनको इस तरीके की, कहते हैं ना, भुखमरी से बचाया जा सके, डेस्टिट्यूशन से बचाया जा सके, वेग्रेंसी से बचाया जा सके। हम्म। लॉ तो आ गया, लेकिन अब सोसाइटी जिस तरीके से चेंज हो रही है उस तरीके से लॉ में चेंज होने की बहुत जरूरत है। लेकिन इसमें तो देखा, मेंटेनेंस, हाँ। इसमें जैसे देखा गया कि बहुत सारी जो महिलाएं एमएनसी में काम करती हैं, उनके पास एक अच्छी नौकरी है, तो वो भी मेंटेनेंस का मांग करती हैं, तो क्या ये उचित है देना? क्योंकि वो मतलब देखिए मांग, जरूरत नहीं है, बट कोर्ट कहता है कि तुम दो, वो अपने जो भी अर्निंग करती हैं उससे अपना घर चला सकती, बट कोर्ट कहता है कि तुम्हें देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? इसमें बेसिकली जो क्राइटेरिया होता है मेंटेनेंस का, वो क्राइटेरिया ये होता है कि आप खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो और हम्म। सामने वाला आपको, उसके पास सफिशिएंट मीन्स है खुद को मेंटेन करने के लिए। हम्म। तो अगर आप खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। हम्म। लेकिन धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की अलग अलग जजमेंट आनी शुरू हो गई, जिन्होंने बोला कि वाइफ को उसी लिविंग स्टैंडर्ड में मेंटेनेंस का अधिकार है जिसमें हस्बैंड रहता है। हम्म। मतलब अगर वाइफ खुद सैलरी ले रही है और वो कोई आई 10 गाड़ी चलाती है, आई 10 है उसके पास, और हस्बैंड मर्सिडीज में घूम रहा है 1.5 करोड़ की गाड़ी है, हम्म। तो कोर्ट का टिल्ट यहाँ तक हो गया है कि वो कहते हैं कि अगर वो मर्सिडीज में घूम रहा है तो वाइफ को भी तो सेम स्टैंडर्ड मिलना चाहिए। इसलिए मेंटेनेंस क्लेम करना आसान हो गया। अदरवाइज अगर आप खुद को मेंटेन कर सकते हो, आप अच्छी जिंदगी जी सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको दूसरे के ऊपर जो है डिपेंडेंसी होनी चाहिए।
पर्सनली आई बिलीव कि जो मेंटेनेंस से रिलेटेड लॉज है उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं और करने चाहिए सरकार को। लेकिन जब तक चेंजेस नहीं होंगे तब तक कानून कानून यही है कि पत्नी जो है वो मेंटेनेंस क्लेम करेगी, और जितना लिविंग स्टैंडर्ड हस्बैंड का अच्छा होगा उसके हिसाब से उसको मेंटेनेंस मिलेगी। अगर दोनों बराबर कमा रहे हैं तो मेंटेनेंस का जो किसी भी तरह का क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल नहीं होता और मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। वाइफ कम ज्यादा कमा रही है, हस्बैंड कम कमा रहा है, तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। अच्छा, एक कुछ मुझे जहां तक याद है, एक दिल्ली के किसी फैमिली कोर्ट का ही मामला था। उसमें मामले में ये था कि औरत ने जो मेंटेनेंस के लिए अपना लगाया था, तो फैमिली कोर्ट में उसकी डिग्री हो गई थी, वो जीत गई थी। हम्म, कि बोला कि भाई आपको देना पड़ेगा अपने पति को, अपने पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा जो भी। फिर वो बंदा गया दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, जहां तक शायद हो सकता है कि आपको वो जजमेंट याद हो, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप इससे पहले नौकरी करती थी, आप एजुकेटेड हैं, आप सक्षम थी, आप पहले कमाती थी, ठीक है, आप वो काम अभी भी कर सकती हैं। ठीक है, तो इस आधार पर कोर्ट ने कहा कि आपको मेंटेनेंस कोई बनता नहीं है, आप अपना नौकरी कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि आपने पहले किया है। वहां पे शायद मुझे जहां तक याद है कि उसमें उस मामले में लड़के की डिग्री हुई थी, वो उसने जीत थी। हम्म। हम्म। तो ये देखिए ऐसा होता है। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डू प्ले अ गुड रोल इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर आप इतने पढ़े लिखे हो, पहले आप कमा चुके हो, तो देर इज नो बाउंडेशन कि आप दोबारा नहीं कमा सकते हो। हम्म। लेकिन इसमें जजमेंट जो है वो दोनों तरह की आती हैं। हम्म। कुछ जजमेंट कहती हैं कि आपने 10 साल का गैप ले लिया, अब नौकरी मिलना मुश्किल है। हम्म। कुछ जजमेंट कहती हैं कि नहीं, आप आज भी काम करना चाहें तो करेंगे। ये एक्चुअली सोसाइटी का जो माइंडसेट है ये उस हम्म। पर डिपेंड करती है चीजें। अगर आप किसी भी तरीके से कोई काम करने में सक्षम है तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए। आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं हो रही है तो कुछ टाइम के लिए मेंटेनेंस हो सकती है, उसके बाद आप अपना अप्लाई कीजिए। अब कई बार मैंने देखा है कि प्रैक्टिकली कोर्ट्स में वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करती है, कह रही है कि मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही। और जब उनसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल पूछते हैं कि जी बताओ कितनी कंपनीज में आपने अप्लाई किया था नौकरी के लिए, तो कहती है जी वो तो मुझे याद नहीं है। हम हम्म। कहते हैं कि जिसमें अप्लाई किया था कुछ तो याद होगा, एक दो 10। वो हम्म। कहते हैं कि नहीं। फिर बाद में पता लगता है कि उसने किसी भी जगह अप्लाई ही नहीं किया, जॉब के लिए तो लगेगी कहाँ से। हम्म। तो ये सिचुएशन भी होती है। तो मेंटेनेंस का जो इस तरह का सिचुएशन है तो उसमें दोनों तरह के ऑर्डर है हमारे पास। अलग अलग हाई कोर्ट का अलग अलग व्यू है, सुप्रीम कोर्ट के भी आप सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट है कुछ जिसमें मेंटेनेंस से रिलेटेड है। बट यस, अगर वाइफ खुद कमा सकती है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, कुछ अच्छी डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, तो वो काम किया जा सकता है, करना चाहिए। बिल्कुल। तो हमने डाइवोर्स पे बात कर लिया, लिव इन पे बात कर लिया। एक आखिरी सवाल है जाते जाते। जैसे घर में कलह होता है, पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी के पास ये अधिकार है कि वो जाकर पति के खिलाफ अपने हरासमेंट का केस करे। अगर पत्नी मारे पति को, हाँ। बहुत परेशान कर चुका वो, माँ फिजिकली मेंटली हर तरह से, तो पति क्या कर सकता है? पति के पास क्या ऑप्शन है, वो क्या करे? देखिए डाउरी से रिलेटेड, हेरेसमेंट से रिलेटेड, क्रुएलिटी से रिलेटेड जो जितने भी कानून हो वो तो वाइफ के पास है। हम्म। अगर पत्नी अपने पति पे हाथ उठाती है, माइनर चोट लगती है, तो उसमें सेक्शन 323 में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो है वो रजिस्टर हो सकती है। हम्म। एनसीआर रजिस्टर हो सकती है, जिसे कहते हैं सिंपल हर्ट। हम्म। अगर वो किसी धारदार हथियार से हमला करती है, उससे मारती है, तो 324 का केस बन सकता है आईपीसी में। अगर उसके मारने से कोई ग्रीवियस हर्ट यानी कोई गंभीर चोट आ गई तो उसमें 325 का केस भी बन सकता है। हम्म। और अगर वो इतना मारती है जिसमें पति की जो जान है वो भी जा सकती है, उसने ईंट उठा के सर पे मार दी, हम्म। तो उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस भी लग सकते हैं। हम्म। और अगर पत्नी मारपीट करती है तो डाइवोर्स का ग्राउंड तो बनता ही बनता है। हम्म। इंजंक्शन जो है वो लिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पत्नी इम्यून है। कई बार मैंने देखा है कुछ केसेस में, आपने तो मारपीट की बात की है, कई बार महिलाएं क्या करती हैं, जो ससुराल वाले हैं उनसे इलीगल डिमांड भी करती हैं। वो कहते हैं कि मैं या तो मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ मारपीट करूंगी या फिर तुम्हारे खिलाफ झूठे केस डाल दूंगी। मुझे हम्म। मेरी झूठ में मुझे और भी ज्वेलरी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अपने लिए घर चाहिए। दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू एक्सटॉर्शन। हम्म। अगर वो अपने सास ससुर के साथ कुछ गलत करती है, मारपीट करती है, वो भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन की तरह भी लिया जा सकता है एक्शन। हम्म। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। अगर आपकी चोट लग गई है आपको, तो आप अपनी एमएलसी करवाएं, पुलिस के पास जाएं, आप करवा सकते हो जैसे महिलाएं जाती हैं। कोई हम्म। बड़ी चीज नहीं है। तो क्या लेकिन होता तत्काल? क्या है कि हस्बैंड को डर हम्म। होता क्या है कि हस्बैंड को डर ये लगता है कि अगर मैं लीगल एक्शन लूंगा तो वो मेरे अगेंस्ट और ज्यादा लीगल एक्शन। हम्म।
इसलिए लोग ज्यादा चुप बैठे रहते हैं, और कई लोगों को ये भी लगता है कि कौन जाके इस मुंह से बताएगा कि मैं अपनी पत्नी से पिटता हूँ। सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि मैं कैसे जाऊं कि मेरी पत्नी मुझे मारती है। तो जाना तो पड़ेगा मान अगर ली पिटेंगे तो। अगर कल की डेट में कोई पति गया कि मेरी पत्नी मुझे मार रही है, उसने केस फाइल किया, अब अगेंस्ट में पत्नी ने जाके ये कि नहीं नहीं ये मेरे साथ में है, ये मुझे हैरेसमेंट करता है, किसका केस मजबूत होगा? देखिए, मजबूत केस उसका होगा जिसके पास प्रूफ होंगे। हम्म। इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोलते हो। आज हम बोल रहे हैं कि अभी रात का टाइम है, हम बोलें कि बाहर दिन निकल रहा है, तो प्रूफ है तो ठीक है। इट हम्म। डजेंट मैटर कि कौन क्या बोल रहा है, व्हाट मैटर्स इज कि कोर्ट में क्या प्रूव होता है। हम्म। इसलिए आप देखेंगे कि एफ पुलिस बहुत अच्छी अच्छी चार्जशीट फाइल करती है, बड़ी बड़ी एफआईआर करवाती है, कल की बहुत सारे लोग हैं जो बरी बरी हो जाते हैं। हम्म। कोर्ट में प्रूव होना मैटर करता है एलिगेशन से ज्यादा। एलिगेशन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के टाइम तक काम आती है, कोर्ट में इतनी ज्यादा काम नहीं आती है। तो इसमें कोई तत्काल गिरफ्तारी भी है? अभी अरनेश कुमार की जजमेंट आई थी 2013-14 के आसपास, 13 में। तो अरनेश कुमार की जो जजमेंट आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस भी क्राइम में 7 साल तक की जेल है, पुलिस वाले डायरेक्टली अरेस्ट नहीं करेंगे, उसमें पहले आप 41A का नोटिस देंगे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराएंगे। कोई ब्रीच होता है तो अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन मैंने मेजोरिटी केसेस में देखा है कि अगर वाइफ हस्बैंड के साथ, अपने सास ससुर के साथ मारपीट कर रही है, एक्सटॉर्शन कर रही है, आप कितनी एफआईआर करवा लो, कितने केस रजिस्टर करवा लो, पुलिस वाले जनरली वाइफ को अरेस्ट नहीं करते हैं। ओके। हस्बैंड की फैमिली को परेशान किया जाता है अरेस्ट करने के लिए। कई बार होता है कि विकास जी, घर में देखा जाता है कि पत्नी जो होती है अपने पति के खिलाफ हमेशा प्रोएक्टिव होती है, धमकी देती है कि तुम्हारे खिलाफ ये कर देंगे वो कर देंगे। पति काफी परेशान रहता है, तो ऐसे केस में पति क्या करे? उस व्यक्ति के पास क्या राइट्स हैं, क्या करना चाहिए उसे? देखिए, जो प्रीएम्प्टिवली लीगल एक्शन लेगा उसकी सुनवाई कोर्ट में होगी। अगर आप बाद में फाइल करते हैं तो काउंटर ब्लास्ट भी माना जा सकता है, वो आपका जो डिफेंस है वो माना जा सकता है। हम्म। लेकिन अगर पत्नी आपको परेशान कर रही है किसी तरीके से, कोई आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने की धमकी दे रही है, ले रही है, तो और एप्रीहेंशन है, तो आपके जो स्टेप्स है, लीगल स्टेप्स, वो हस्बैंड को ले सकता है। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि वो एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए जा सकता है, वो पुलिस में कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, डाइवोर्स केस फाइल किया जा सकता है, इंजंक्शन सूट फाइल किया जा सकता है। सास ससुर को परेशान किया जा रहा है, वो अपनी जो बहू और बेटे हैं उनके अगेंस्ट सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट सास अपनी बहू के अगेंस्ट भी कर सकती है। तो जो प्रीएम्प्टिवली जब भी आपको लग रहा, तो आपको वेट करने की बजाय कि भाई मैं देखूं कि ये लीगल एक्शन लेंगे, उससे पहले अगर आपके पास ऑप्शन है खुद को डिफेंड करने का, तो आपको ले लेना चाहिए। ये मेरी मतलब लोगों को एडवाइस रहती है कि कल की डेट में आप बेटर नो बेटर स्विफ्ट देन सॉरी, और बेटर लेट देन सॉरी। अगर कोई लड़का लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है किसी लड़की के साथ, अपनी पहचान छुपाकर, और बाद में पता चलता है कि वो किसी और धर्म का लड़का निकला, तो उसके लिए लड़की क्या कर सकती है? देखिए, उसमें लड़की जो है वो पुलिस के पास जाके एफआईआर रजिस्टर करवा सकती है, क्योंकि अगर कोई भी कंसेंट है और वो मिसरिप्रेजेंटेशन के बेस पे लिया गया, तो उसमें मिनिमम पनिशमेंट ही 7 साल की है। 376 में अगर एफआईआर होती है तो चार्ज भी फ्रेम हो सकता है, अरेस्ट भी हो सकता है, और 7 साल से ज्यादा की जेल हो सकती है उसके अंदर। क्या एट अ टाइम वो गिरफ्तार हो सकता है? चांसेस हैं, क्योंकि जो 7 साल से ऊपर की पनिशमेंट के केसेस होते हैं उसमें पुलिस को किसी को अरेस्ट करने के लिए परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हम्म। डायरेक्टली ये पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है।